चलिए, कल हम लोगों ने डाइसैकेराइड कर लिया था। कौन कौन से डाइसैकेराइड किए थे कल के लेक्चर में? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। सुक्रोज किससे किससे मिलके बना था? किस किस यूनिट से मिलके बना था? बीटा बताया था मैंने। और माल्टोज दोनों यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की थी। और लैक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी गैलेक्टोज, है ना। क्या क्या लिंकेज था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज में क्या था? 1,2 के फॉर्मेट। सुक्रोज में C1C2 था शायद, और माल्टोज और लैक्टोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, है ना। ये सब याद रखना है अपने को। एक पॉइंट और ऐड करेंगे इसमें, इन तीनों में से कौन से आपके रिड्यूसिंग शुगर है और कौन से नॉन रिड्यूसिंग है। जहां पे आपने सुक्रोज लिखा है वहां पे लिखिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज कैसी शुगर है? सुक्रोज आपकी नॉन रिड्यूसिंग होती है। इसका CHO ग्रुप हेमी एसिटल फॉर्म में नहीं रहेगा। जब बनाएगा ग्लूकोज, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब फेलिंग टेस्ट और ये सब नहीं देगा। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ये सुक्रोज नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा सुक्रोज। माल्टोज एंड लैक्टोज ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं। माल्टोज एंड लैक्टोज जो है ये दोनों क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है प्रॉपर? यस। ये दोनों रिड्यूसिंग है, मतलब ये टेस्ट देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाते हैं क्वेश्चंस, जैसे लिख दिया इन्होंने माल्टोज रिड्यूसिंग, लैक्टोज नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज रिड्यूसिंग, ऐसे करके कोई ऑप्शंस बना दिए। कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, कौन से ऐसे हैं जिसमें कि तीनों इनकरेक्ट हैं, ऐसे करके बना सकते हैं। तो माल्टोज लैक्टोज को रिड्यूसिंग और सुक्रोज को क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग, है ना। कल की क्लास इधर हुई थी नीचे। अब हम लोग बात करेंगे आज पॉलीसेकेराइड की। किसकी बात करने जा रहे हैं? डाइसेकेराइड खत्म हो गए, पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे। बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी की एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। लाइन टू लाइन कवर करना है चैप्टर को, बिल्कुल किसी भी लाइन से कोने, एकदम बुक के कॉर्नर में एक वर्ड लिखा होता है उससे क्वेश्चन बना देते हैं। बिल्कुल पेज के कॉर्नर में इधर उधर दबा छुपा वर्ड होगा उससे क्वेश्चन बना दे रहे हैं आजकल। तो पॉलीसेकेराइड की अगर बात करो तो मोनोसेकेराइड कई सारी यूनिट जुड़ जाएंगी, एन यूनिट जुड़ेंगी और क्या बना लेंगी? आपका पॉलीमर बना लेंगी, जिसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला बोले तो जनरल हम लोग बोल देते हैं C6H10O5 होल N, C6H10O5 होल N। पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से पढ़ने हैं हमको? सेलुलोज पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन की थोड़ी सी डिटेल करेंगे, और एक और क्या पढ़ेंगे? स्टार्च पढ़ेंगे, प्राइमरीली स्टार्च ही पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ना है अपने को, और पूरी एनसीईआरटी कवर करनी है। इसमें केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, इसलिए आज हम लोग एनसीईआरटी से करने वाले हैं। चलो
आ गए पॉलीसेकेराइड को। ऑनलाइन बच्चों को विजिबिलिटी है, ये पीडीएफ दिख रहा है प्रॉपर? इसको कैसे वो करते हैं, प्लस है ना? आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। पॉलीसेकेराइड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट जॉइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, अगर मोनोसेकेराइड है तो उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होगा। डाई, ट्राई, पॉली सब में क्या होगा, यूनिट्स जुड़ी होंगी। किस लिंकेज से जुड़ी होंगी? ग्लाइकोसिड। मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है नेचर में। कौन सा? पॉलीसेकेराइड। मेनली एक्ट एज फूड स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रक्चरल मटेरियल कैसे बनाता है? प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है ना। और फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज का मतलब है कि स्टार्च के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। इसमें सबसे पहला फॉर्मेट है जो इसका, वो है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है जिस फॉर्मेट में प्लांट्स में फूड स्टोर होता है, वो फॉर्मेट पॉलीसेकेराइड का कौन सा है? स्टार्च। तो मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स ये है। इसमें दो फॉर्म्स होते हैं इसके, स्टार्च के दो फॉर्म्स होते हैं, दो तरीके के स्टार्च नहीं बोलेंगे, स्टार्च के दो फ्रैक्शंस होते हैं बेसिकली। एक को बोलते हैं हम लोग एमाइलोज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। दो फ्रैक्शंस हैं, एक को बोलेंगे एमाइलोज और दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग? एमाइलोपेक्टिन। It is most important dietary source for the human beings. High content of starch is found in fruits, tubers, vegetables. ये नॉर्मल बातें हैं, अपने को ध्यान क्या रखना है? Is a polymer of alpha glucose and consists of two components, amylose and amylopectin. इससे क्वेश्चन आया है कई बार। एमाइलोज जैसा कि नाम आपको पता लग रहा है छोटा है, एमाइलोपेक्टिन बड़ा नाम है, तो ध्यान रखेंगे कि एमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल है और 15 to 20% ऑफ स्टार्च। स्टार्च का 15 to 20% फ्रैक्शन किससे मिलके बना होता है? एमाइलोज से। पहला छोटा वर्ड है तो पहला याद रखिए, पहला फ्रैक्शन एमाइलोज, दूसरे को बोल दीजिए एमाइलोपेक्टिन। छोटा है तो परसेंटेज भी इसका कम है, याद रखिए 15 to 20%। पहली वाली चीज वाटर सॉल्युबल है, दूसरा वाला जो होगा वो वाटर इनसॉल्युबल होगा। केमिकली एमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन ऑफ with 200 and 100 alpha D plus glucose units held together by C1C4 glycosidic linkage। मतलब क्या क्या पॉइंट याद रखना है? एमाइलोज का परसेंटेज कितना है स्टार्च में? 15 to 20%। वाटर सॉल्युबल कंटेंट है। दूसरी चीज अनब्रांच है। अल्फा डी ग्लूकोज में, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज मान लो एक ही है, दूसरा ही है, तीसरा ही है, चौथा ही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता रहेगा। ब्रांच का मतलब होता है एक चेन ये है और नीचे भी एक चेन है और वो आपस में भी जुड़ी हुई हो, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच का मतलब अगर किसी चीज को आप ब्रांच कह रहे हो, जैसे मान लो अल्फा डी ग्लूकोज, इसको हम लोग बोल रहे हैं, एमाइलोज को हमने बोला 15 to 20% वाटर सॉल्युबल, और क्या बोला? अनब्रांच्ड अल्फा डी ग्लूकोज से बनेगा। इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज की कई सारी यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी, और कौन से बॉन्ड से? किस बॉन्ड से जुड़ेंगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हम किसी स्ट्रक्चर को ब्रांच बोलते हैं तो ब्रांच का मतलब होता है एक चेन मान लो नीचे भी जा रही हो और ये वाली
ये वाली यूनिट मान लो नीचे वाली चेन की यूनिट किसी यूनिट से जुड़ी हुई है तो उसको हम लोग ब्रांच बोल देते हैं। जब सिंगल चेन चलती है तो क्या बोलेंगे उसको, अनब्रांच, इधर उधर कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है। तो एमाइलोज कैसा है अपना, एमाइलोज जो है वो अनब्रांच है। इसके बाद अगर बात करो आप एमाइलोज में तो और क्या याद रखना है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोज बगल वाले अल्फा डी ग्लूकोज से उससे जुड़ा होगा, एक का C1 कार्बन यूज होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में, तो दूसरे का C4 यूज होगा। कितनी यूनिट है, 200 टू 1000 यूनिट आपस में जुड़ी होंगी। कितनी डिटेल आपको एमाइलोज की याद, जितनी एनसीईआरटी में उससे एक, किसी भी बुक से पढ़े उससे एक एक्स्ट्रा डिटेल नहीं करनी है, सारे क्वेश्चन इससे बनते। देन एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर, एमाइलोज सॉल्युबल था, ये वाला क्या है, इनसॉल्युबल हो जाएगा। 80 to 85% ऑफ स्टार्च, ये 15 to 20 है तो ये 80 to 85 बन जाएगा। इट इज ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ये कैसा है, ब्रांच चेन है। इसमें भी जो स्ट्रेट चेन होगी वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ेगी और जो ब्रांचिंग होगी वो किससे जुड़ेगी, C1C6 से। मतलब क्या है, मान लो एक चेन ये है और दूसरी चेन ये है ग्लूकोज की, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है मान लो। तो एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है, यहाँ पे तो C1 और C4 के बीच में लिंकेज बन रहा है, ठीक। लेकिन अगर इसके और इसके बीच में बनना है तो इसके और इसके बीच में C1 और C6 के बीच में, मतलब जो चेन्स है उसमें जब ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांच जब आपस में जुड़ रही है तो किस लिंकेज से जुड़ रही है, C1 C6 से। और जो इंडिविजुअल चेन है वो क्या है, उसमें कौन सा लिंकेज है, C1 C4। इतना पॉइंट याद रख लेंगे। एमाइलोज का स्ट्रक्चर बना रखा, अल्फा डी ग्लूकोज सबको बनाने आता है, सुक्रोज बनाया है अपन ने, माल्टोज भी बनाया है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज हमने जोड़ा था, C1C4 ही जोड़ा था, वही स्ट्रक्चर है, आगे तक जोड़ना है, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर को एक बार बना के देख लेंगे कि कैसे जुड़ रहा है। कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर बना के 4 स्ट्रक्चर बना दे और बोले कौन सा रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो अपने को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले क्या चेक करना है, अल्फा डी ग्लूकोज होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरी चीज चेक करनी है क्या, C1C4 लिंकेज, अगर ब्रांचिंग दिखा रहे हैं, इसकी एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं तो एमाइलोपेक्टिन में कौन सा लिंकेज दिखाना है हमको, C1C6 होना चाहिए। इनके बीच में तो C1C4 है, यहाँ पे कौन सा दिखना चाहिए, C1C6। इतना ही डिटेल आपने करना है स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है आपका, इससे प्लांट सेल वॉल बनती है ना, तो प्लांट का मेजर पार्ट ये कंस्टिट्यूट करेगा। सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स and is most abundant organic substance in plant kingdom। सबसे ज्यादा abundant जो प्लांट किंगडम में है वो कौन सा स्टार्च है आपका, कौन सा पॉलीसेकेराइड है, वो है सेलुलोज, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर it is predominantly constitute of cell wall, cellulose is straight chain। तो याद रखने वाली बात क्या थी अपनी, सेलुलोज क्या है अपना, स्ट्रेट चेन है, यानी कि ब्रांचिंग वगैरह नहीं। पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, वहां तक हम लोग बात कर रहे थे अल्फा डी ग्लूकोज की, सेलुलोज में क्या कौन सी यूनिट आ गई, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, विच आर ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1C4। जैसे वहां पे था C1C4 वैसे ही जुड़ेगा। लास्ट ईयर में ज्यादा डिटेल कराई होगी ना, इसलिए इनकी मुस्कुराहट छूट रही है।
नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का नाम सुना है कभी आपने? कहाँ और कहीं सुना है? मैम मुझे 10th क्लास में बायो में बताते हैं ना glycogen। हाँ, the carbohydrate are stored in animal body as a glycogen. It is known as animal starch because its structure is similar to amylopectin and is rather than more highly branched. ठीक है? It is present in liver, muscles and brain. When the body needs glucose, enzymes break the glycogen to glucose and glycogen is found in yeast and fungi. है ना, yeast फंगस ये सब में प्रेजेंट होता है। पूछना तो नहीं चाहिए, बायोलॉजिकल चीजें की हुई पूछ दें तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब इम्पोर्टेंस से कुछ मैचिंग सेचिंग बना दें, अभी तक पूछा नहीं इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन, पर बना दे तो बना दे। इन चैप्टर्स में एनसीईआरटी से प्रेम है जेई मेंस को। कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबको पता है, कुछ नई बात है। मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड, हनी हैज बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, वैद वगैरह इसको यूज करते थे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल। Cell wall of bacteria and plants is made up of cellulose. अरे क्या क्या बनाते हैं लकड़ी से, फर्नीचर बनाते हैं, पेपर, कॉटन, फाइबर, सारी इंडस्ट्री में यूज होता है ना। टेक्सटाइल। एक आपका इसमें दे नहीं रखा है, एक स्पेशल टाइप का, लास्ट लाइन देखो, 2 aldopentoses, D-ribose and 2-deoxyribose are present in nucleic acid. Carbohydrate are found in biosystem. अभी DNA RNA में ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शू। तो इतना ही एनसीईआरटी आपकी कवर कर रही है। ठीक, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी कुछ ज्यादा ही शॉर्ट में समअप कर दिया। बातें नहीं करिए। कार्बोहाइड्रेट में एक बार क्वेश्चन आया था, इसका फर्स्ट पैरा पढ़ो जरा, खुद से जरा सा पढ़ो। अरे अरे आराम से पढ़ना है। कुछ ऐसी बात मिल रही है जो हम लोग को नहीं पता। फर्स्ट पैरा में कोई ऐसी बात है नहीं? इंट्रो है। प्रोटीन आ गया, प्रोटीन। इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, तो ये चीजें अपने को याद तो करनी पड़ेंगी, ऐसी बात। एक ईयर में एक क्वेश्चन आया था, वो क्लिक नहीं कर रहा, वो बताना चाह रही। चलो अब हम लोगों ने, अब ये तो डिटेल हो गई आपकी किसकी,
पॉलीसेकेराइड में इतना ही करना है, पॉलीसेकेराइड में इससे ज्यादा ना करें, इसी से क्वेश्चन आपके बैठ जाते हैं सारे। डाइसेकेराइड में हमने जब सुक्रोज करा था तो सुक्रोज को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं इनवर्ट शुगर। क्यों नाम देते हैं ऐसा इनवर्ट शुगर? कुछ बताया इसके बारे में पहले? इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं इसको? देखो, सुक्रोज की अगर करोगे हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हो ना, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस अगर कर दो आप, तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पे आपको पता है क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। ठीक, ये जो सुक्रोज होता है ओरिजिनली अगर सुक्रोज लोगे तो ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्लूकोज जो इससे बनता है वो बनता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और फ्रुक्टोज जो बनता है वो लीवो रोटेटरी बनता है। ठीक है, किसको प्लस बोलते हैं, किसको माइनस बोलते हैं? डी वाले को प्लस बोलते हैं, और ये एल वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? माइनस बोलते हैं। इन्वर्जन कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग देखते हैं सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग देखते हैं ग्लूकोज बना और फ्रुक्टोज बना। ठीक, इसका जो आपका रोटेशन था, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं इसको, कौन सा रोटेशन? ऑप्टिकल रोटेशन। हाँ, ऑप्टिकल रोटेशन की जो हम लोग बात करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं, है ना, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव में आता है अंदर। ठीक, यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन देखते हैं हम लोग तो पॉजिटिव में आता है, फ्रक्टोज का हम लोग देखते हैं तो नेगेटिव में आता है, लेकिन जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो ज्यादा है। नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो क्या है? ज्यादा है। मान लो कि ये कुछ, जब ये हाइड्रोलाइज नहीं किया गया था तो इसका कुछ +10 एंगल ऑफ रोटेशन था, +10 था, पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 डिग्री था। ठीक, इसको हमने बोला था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब हमने इसको हाइड्रोलिसिस कर दी तो हमने देखा कि ग्लूकोज बना और फ्रुक्टोज बना। अब ग्लूकोज का मान लीजिए कि +7 रह जाता है एंगल ऑफ रोटेशन, सपोज, ये डेटा नहीं है एग्जैक्ट, +7 रह जाता है, और इसका मान लीजिए एंगल ऑफ रोटेशन बन जाता है -18 डिग्री। ठीक है, तो जब हाइड्रोलिसिस हो गई तो हाइड्रोलिसिस के बाद जब हम इफेक्टिव रोटेशन देखेंगे तो इफेक्टिव रोटेशन हमारा, अगर ये डेटा हम यूज करते हैं तो कितना बनेगा? -11 डिग्री बन जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, -11 डिग्री बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हाइड्रोलिसिस के पहले तो सुक्रोज कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पॉजिटिव है, लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसका जो रोटेशन होता है वो डेक्स्ट्रो से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओवरऑल में हम देखते हैं ये कैसा बन जाता है? लीवो रोटेटरी बन जाता है, क्योंकि रोटेशन कैसा हो गया? अब इसका माइनस हो गया, यानी कि डी फॉर्म गेट कन्वर्टेड, डी फॉर्म गेट कन्वर्टेड इनटू एल फॉर्म, और इसी को फिर हम क्या बोल देते हैं? इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो इसीलिए हम लोग सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो बात समझ में आई? पहले था डी, अब क्या बन गया? इफेक्टिवली दो फॉर्मेट, दो चीजें बनी, एक चीज बनी डी, दूसरी बनी एल, लेकिन एल वाले का रोटेशन ज्यादा है तो फाइनली क्या बन गया? जब हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हमने देखे तो वो फाइनली रिजल्टेंट वे में क्या दिखा हमको? लीवो रोटेटरी दिखा। इसका मतलब आफ्टर हाइड्रोलिसिस डेक्स्ट्रो गेट कन्वर्टेड इनटू लीवो रोटेटरी, तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, रिवर्स हो गया, इसलिए इसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए जिसको पहले से नहीं पता हो। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज हो।
अगर ये इन्वर्जन करेगा कोई एंजाइम तो उस एंजाइम को बोलते हैं इन्वर्जन डन बाय एन एंजाइम। उस एंजाइम का क्या नाम है? इनवर्टेज। अगर बोले किसी एंजाइम से ये इन्वर्जन हो जाए, अभी तो हमने हाइड्रोलिसिस करी थी, अगर कोई एंजाइम करेगा तो उस एंजाइम का नाम क्या होता है? इन्वर्टेज। एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। तो जैसे इन्वर्टेज जैसे जो है वो एक किसी एंजाइम का नाम है या फिर एक एंजाइम की कैटेगरी है? नहीं, कैटेगरी नहीं है, एक एंजाइम। हो गया? ये किसकी आवाज थी? सब में लिंकेज याद रखना है, कौन सी रिड्यूसिंग, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग, कौन मेटा रोटेशन शो करेगा, कौन नहीं करेगा। लिंकेज C1 C4 C1 C2, इन्वर्ट शुगर, इन्वर्टेज एंजाइम। हो गया? अगर हम स्टार्च ले लेते हैं C6H10O5, यही फॉर्मूला लिख रहे थे ना हम लोग स्टार्च का, होल एन। स्टार्च को अगर माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो एक एंजाइम होता है डायस्टेज, इससे ट्रीट कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज। ये सब रिएक्शंस पूछे हैं कभी ना कभी, जितना इसमें इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको कराया जा रहा है। पॉलीसेकेराइड कोई भी हो, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, उसका जनरल फॉर्मूला हम यही लिख सकते हैं, C6H10O5। डायस्टेज एंजाइम का नाम है, ये एक एंजाइम है। कहीं भी ASE लगा होगा तो इसका मतलब वो कौन है? बायोलॉजिकल सिस्टम आ गया यहाँ पे, एंजाइम। इसमें हीटिंग वीटिंग के रिएक्शन दिए हैं, हो सकता है हीटिंग वीटिंग के रिएक्शन ये कराएं। हो गया? एक रिएक्शन और लिखो, स्टार्च को अगर हीट करोगे, स्टार्च को अगर हीट करोगे तो एक शुगर बनती है डेक्स्ट्रीन। स्टार्च को हीट करते हैं तो एक शुगर बन जाती है डेक्स्ट्रीन। उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो माल्टोज बन जाता है। अगर क्या कर दें? हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? माल्टोज। और माल्टोज किससे बना हुआ था? किन यूनिट से बना था? अल्फा डी ग्लूकोज से।
अब माल्टोज की अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, स्टार्च को हीट किया, डेक्सट्रीन बन गया, डेक्सट्रीन की हाइड्रोलिसिस कर दी माल्टोज, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कर दी अल्फा डी ग्लूकोज में टूट। स्टार्च को अगर लेते हो आप और इसके ऊपर एक एंजाइम होता है एमाइलेज, बायो आपने पढ़ी नहीं है, एमाइलेज एंजाइम जो होता है जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट हैं सब पे वर्कआउट करता है, जितने पॉलीसेकेराइड होंगे उनको छोटी यूनिट मोनोसेकेराइड में ये कन्वर्ट कर सकता है। तो स्टार्च पे अगर एमाइलेज लगाते हो तो सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। अभी हम लोगों ने किस एंजाइम को यूज करके बनाया था माल्टोज, डायस्टेज से, एमाइलेज से भी बन सकता है ये। और हाँ, और ये मतलब आपकी क्या बोलते हैं इसको, बक्कल कैविटी, इसमें भी होता है, सलाइवा में भी होता है ना। सलाइवा में दो एंजाइम, एक एमाइलेज और एक कौन सा रिपोर्टेड है, टाइलिन, एमाइलेज है ना। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, फिर से अल्फा डी ग्लूकोज। माल्टोज की अगर हाइड्रोलिसिस करते हो एंजाइम की प्रेजेंस में तो आप इसमें आप एक एंजाइम भी यूज कर सकते हो जिसका नाम है माल्टेज। यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज कर सकते हैं, अरे पेन चेंज किया, माल्टेज। माल्टोज पे एक्ट कर रहा है कौन, माल्टेज। ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा, और हीट है ना। रेस्पिरेशन का एग्जांपल पढ़ा होगा ना आपने, पढ़ा है कि नहीं। ग्लूकोज को अगर सेलुलर रेस्पिरेशन में यही होता है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है फूड आपका। हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, कुछ भी कह लो। जितने एंजाइम थे वो तो करवा दिया। सेलुलोज, आपको सेलुलोज क्या सब लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन कौन नहीं कर सकता, कौन कौन, केवल ह्यूमन। उसके लिए वो चाहिए होता है ना। एक सेकंड, बर्ड्स भी नहीं कर सकते। एक ह्यूमन हमने पढ़ा, ह्यूमन तो पता ही है सबको ही, और कौन नहीं कर सकता है,
इसमें लिखा मैन एंड मैनी अदर मैमल्स लैक नेसेसरी एंजाइम इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अरे कहीं तो पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा तो है कहीं पे, याद तो नहीं आ रहा है। शैतानी नहीं करिए, एक दो क्वेश्चंस करिए। आप बोलेंगे इसमें भी क्या ही क्वेश्चन होगा। चलो सवाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर प्रोटीन अभी स्टार्ट कर देंगे। एक दो क्वेश्चन करके प्रोटीन स्टार्ट कर देंगे। ग्लूकोज के बारे में पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, इनकरेक्ट अबाउट ग्लूकोज। पहला दे रखा है ग्लूकोज soluble in water because of aldehyde functional group। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये वाटर सॉल्युबल होता है। ग्लूकोज रिमेन्स इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट ऑफ सुक्रोज। अरे ऑप्शन तो सुन लो। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। एल्डिहाइड तो होता ही है, 6 कार्बन होते ही है ना। और दूसरा वाला, ये वाला भी पता है, ग्लूकोज सुक्रोज में तो ग्लूकोज होता ही है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये दोनों तो सही हो गए। और ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजॉल्व होता है। बोलिए जल्दी से। ग्लूकोज को पानी, सुनो, पानी में अगर डालोगे तो पानी में अभी हम लोगों ने बात करी थी अल्फा बीटा फॉर्म बनाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में चला जाएगा। और साइक्लिक में चला गया तो कौन सा लिंकेज आ जाएगा, वो ओ वाला वो लिंकेज आ जाएगा, एल्डिहाइड खत्म हो जाएगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप अगर है नहीं तो एल्डिहाइड की वजह से सॉल्युबल कैसे होगा। एल्कोहल जो ग्रुप होंगे उनकी वजह से सॉल्युबल हो सकता है, एल्कोहलिक ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। एल्कोहल की टेंडेंसी होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो बी वाला सही है, इसका मतलब बी वाला तो सही है। ग्लूकोज रिमेन्स इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म्स इन एक्वस सॉल्यूशन, पता ही है अल्फा बीटा फॉर्म बनाता है। तो ए वाला क्या हो गया। अगर यहाँ पे लिख देते ये कि सॉल्युबल है ड्यू टू एल्कोहलिक ग्रुप, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ, है ना। जबकि जब पानी में डालोगे तो क्या होगा, सीएचओ ग्रुप तो रहेगा ही नहीं, सीएचओ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इनकरेक्ट। क्लियर है बात। अब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ बोलिए। लेकिन सॉल्युबल तो होता है। हाँ तो सॉल्युबल तो है ही ना, पर रीजन तो गलत दे दिया ना, बिकॉज, तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना फिर। अगर ओ OH कह देता तो सही होता। अगला क्वेश्चन कौन करेगा, सुपर इजी। आयुष आप बताइएगा। ये तो 2024 का था। चलो भाई,
चलिए अगले सवाल पे। नहीं आएगा तो कौन बताएगा? मैं बता दूंगी। टेंशन नहीं कर रही है, काम करते जाना है, टेंशन नहीं करना। क्या है ये स्ट्रक्चर है कौन सा? ग्लूकोज है क्या? देख लो जरा स्ट्रक्चर, ध्यान से देख लो। इसमें लिख रहा है मैथ प्रोसेसिंग एरर। सवाल में ऐसा क्यों लिखा? इसके बारे में इनकरेक्ट बताना है आपको, है ना। अब ऑप्शन सुन लीजिए क्या क्या दिए हैं। कैन बी ऑक्सीडाइज टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद वाटर। अभी जब मैंने क्वेश्चन खोला था ना, तब यहाँ पे Br2 वाटर लिखा था, अब यहाँ पे लिखा है मैथ प्रोसेसिंग एरर। सेकेंड ऑप्शन है विल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद टू अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद है डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ, इनकरेक्ट बताना है, डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ, अब आगे पता नहीं क्या मैथ प्रोसेसिंग एरर। डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। ग्लूकोज शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट देता है, प्रथमेश देता है शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट पक्का। हैज 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम कितने हैं इसमें? 4 ही हैं। तो क्या ऑप्शन बनेगा? Br2 वाटर से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, क्या बनता है? अगर इसको Br2 वाटर से ट्रीट करते हो तो क्या बनता है? कौन सा? ऊपर वाला ग्रुप चेंज होगा खाली, है ना, ये ऐसे ही रहता है और ये क्या बना लेता है? COH। ग्लूकोनिक एसिड बनता है ना। ग्लूकोनिक एसिड बनता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बनाया था हमने? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये वाला भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको हम लोग नाम देते थे क्या? सैकेरिक एसिड, है ना। और कल एक रिएक्शन आपको सिखाया था, सोडियम और मरकरी की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कर देंगे तो क्या बन जाता है? सॉर्बिटॉल। क्या बना था? सॉर्बिटॉल। ये CH2OH ऐसे ही रहेगा, ऊपर भी CH2OH आ जाएगा, तो क्या नाम दिया था उसको? सॉर्बिटॉल। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में दोनों ऊपर नीचे के ग्रुप COH, नाम है क्या? सैक्रिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक। और Br2 वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या था? तो आपको क्या बात कुछ समझ में आ रही है कि अगर इनके बेसिक पॉइंट्स को हम लोग याद कर लेंगे तो इनके बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन करना है और ना एरर, गलती होने के चांसेस है। अगर आपको याद है अच्छे तरीके से तो गलत होने के चांसेस नहीं है। फिर आ गया मैथ प्रोसेसिंग एरर, क्या बात है ये। अल्फा डी ग्लूकोज लास्ट क्वेश्चन है, फिर प्रोटीन स्टार्ट। अल्फा गैलेक्टोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा गैलेक्टोज ए है। क्वेश्चन सब लोग लिख रहे हैं ना? मैं भी आ रही हूँ आपके पास। अभी सबके पास में आ रही हूँ। अल्फा ग्लूकोज
एंड अल्फा राइबोस। मैचिंग करनी है। फर्स्ट में दे रखा है फंक्शनल आइसोमर, यानी फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाए। सेकेंड दे रखा है होमोलोग्स, होमोलोगस। थर्ड दे रखा है एनोमर्स, और फोर्थ दे रखा है एपीमर्स। चलिए अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज क्या हैं एक दूसरे के? एपीमर हैं। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो गया ग्लूकोज हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए, फॉर्मूला सेम होता है। कर लिया आपने तो बहुत तेजी से। और बोलिए, एपीमर किसको बना रहे हो? जाइए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को। ये कल बताया था पॉइंट, कौन से कार्बन पे होता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कॉन्फ़िगरेशन किस कार्बन पे चेंज होता है? कल क्लास में बताया होगा या परसों? फोर्थ पे चेंज होता है ना, कार्बन भी आता है। अब क्या बचता है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ये दोनों तो एनोमर हो गए। राइबोस का स्ट्रक्चर अभी पढ़ा नहीं आपने, बच गया इसलिए हो गया। कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट के हमने कितने सवाल किए? ठीक, कर लेंगे आप, इतना आपने कर लिया। करिए, नोट तो करना ही। पहले का किया था? कितने क्वेश्चन कराए? तीनों कर लिए नोट? दिख तो नहीं रहे, कहाँ गए? दो किए। शिफ्ट से रिएक्ट नहीं करता प्रथमेश, तुम कह रहे थे रिएक्ट करता है ग्लूकोज। कल ही क्लास में शायद सिखाया है, कल ही वाले में सिखाया। करता है। ये लोग लिखे हैं डज नॉट रिएक्ट, आप लोग ने, आप लोग आप लोगों ने लिखा है रिएक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कंफ्यूजन है। ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चा पार्टी। यस मैम। तो वो वाले क्वेश्चन नंबर 2 में वो वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, है ना? शिफ्ट रिएजेंट ऑप्शन नहीं लिखे थे क्या मेंस के? हम उसमें तो शायद था कि वो करता है। करता है था ना, तो करता नहीं है तो इनकरेक्ट हो गया ना। बेटा अपना नाम बताओ जरा सा, मुझे नाम नहीं आता। नाम बोलो, नाम नहीं याद आ रहा। दिविशा। नाम में इतना कंफ्यूजन है मुझे, इस साल भर में तो इसका याद हुआ है। अब आप लोग जाने वाले हो जब इसका नाम याद हुआ। कोई ये मत कहना हम नहीं जाएंगे, हम सबको भेज के रहेंगे। चलो
एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताना है आपको, है ना, 24 का क्वेश्चन है। एल ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसे बना रखा है, जैसे बना रखा है वैसे हम आपको बता रहे हैं, जल्दी से पहचानिएगा कौन सा। फर्स्ट वाला ही सही है, पक्का? कोई कह रहा है नहीं नहीं नहीं। अब चुप हो जाओ, ऑनलाइन से आंसर आएगा आपकी बार आंसर ऑनलाइन से आएगा। ऑनलाइन में देखते कौन बताता है। ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चों बोलिए। एल ग्लूकोज कैपिटल एल लिखा हुआ है, देख लीजिए, कैपिटल एल। फर्स्ट वाला ही होगा। और लोग बताएं ऑनलाइन में और कौन कौन है, कौन कौन है? फर्स्ट ही है। फर्स्ट ही है, क्यों? फर्स्ट ही क्यों है, रीजन बताइए। सेकंड क्यों नहीं है, थर्ड क्यों नहीं है? थर्ड वाले में तो सारे इसी पे लगा दिए हैं, है ना, तो इसलिए नहीं है। सेकंड और फर्स्ट में सेकंड फर्स्ट ही क्यों है? क्या तीन एक साइड पे क्या? बोलिए 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 मेधांश। तीन OH एक साथ रहता है और एक OH अलग रहता है, ये बीच वाले, और ये वाला एल स्ट्रक्चर होगा लेफ्ट हैंड साइड में इसके, है ना। ठीक है, एक ही डिफरेंट है ना, बीच वाले एक ही डिफरेंट। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बना दिया है कुछ जिगजैग। तो स्ट्रक्चर कौन सा सही है अपना? अब तो आप कर ही लोगे। अच्छा, बोलिए, जल्दी बनाइए जल्दी, इसमें क्या ही बनाना है। हाँ, दो तीनों में है, दो में नहीं है, तीन में, इसमें भी है। हाँ हाँ, लेकिन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में तीन जो है ना वो एक ही साइड होते हैं, तीन जो OH हैं बीच वाले वो एक ही साइड होते हैं, एक ही डिफरेंट साइड होते हैं। हाँ, इसलिए फर्स्ट हुआ। सेकंड वाले में देखो दोनों को, हो गया, नोट नहीं कर रहे तुम रियान, तो कौन बोलेगा? प्रथमेश नोट कर लिया, पक्का? ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी, आप जल्दी से करो। अब सेकंड क्वेश्चन बिना लिखे ही बता दो तुम लोग, कौन बताएगा? NaHCO3 हीट, HNO3 HI, और लास्ट में दिया Br2 वाटर। ठीक है, ऑप्शंस क्या बने हुए, मैचिंग करनी है।
क्या बनाएंगे इसमें क्वेश्चन बताओ? कुछ नहीं बनाएंगे, लिंकेज पूछेंगे। पिछले सालों तक लिंकेज पूछे थे, इस बार स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछिए। ग्लूकोनिक एसिड, नो रिएक्शन, एनहेक्सेन, सैकरिक एसिड। मैच करना है। मैदान नहीं बताएंगे आपकी, कोई सुहानी बताएंगे। HNO3 के साथ क्या बना रहे हो? सैकरिक एसिड। ठीक है भाई, दोनों ग्रुप हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। Br2 वाटर से सुहानी, Br2 वाटर से अभी तो बताया था। Br2 वाटर से किसको मैच करें? अनवी, हाँ, ग्लूकोनिक एसिड। एनहेक्सेन कौन बोल रहा है? HI से याद रखिए, एनहेक्सेन। और एसिड तो है नहीं, तो इसलिए एसिड का टेस्ट है NaHCO3 से CO2 गैस निकलती है, इसमें एसिड तो है नहीं, तो ये प्रोटीन स्टार्ट कर देते हैं। बहुत हो गए सवाल, तो आप जाओ, जाने वाले को कौन रोक पाया? चलो चलो, प्यार से थोड़ा सा प्रोटीन का इंट्रो ले लेते हैं, 10 मिनट ओनली इंट्रो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं, अनवी को बोल रहे हो? अनवी जा सकती है। कितना देते हैं उसके ऊपर बताएंगे। नोट हो गया क्वेश्चन? दिविशा, नाम भी टफ है। प्रोटीन, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल की बॉडी हो, किसी भी एनिमल की बॉडी हो, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो स्ट्रक्चरल पार्ट को मजबूत बनाती है, स्ट्रक्चर को डेवलप करती है ना। आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो कौन सा पार्ट प्रोवाइड करता है? प्रोटीन, है ना। प्रोटीन की अगर बात करो, जैसे कार्बोहाइड्रेट की हम लोग बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कार्बोहाइड्रेट बेसिक यूनिट क्या होती है? मोनोसेक्राइड होती है ना। छोटे छोटे मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ते हैं, बड़ा कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। वैसे ही अगर प्रोटीन की बात करो, तो प्रोटीन का जो मोनोमर यूनिट होता है, किससे बना होता है ये? उसको बोलते हैं मोनोमर यूनिट। और मोनोमर यूनिट इसकी क्या होती है? एमिनो एसिड। यानी कि अमीनो एसिड ढेर सारे आपस में अटैच होंगे, पॉलीमराइज होंगे और क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच होगा, तीसरे से अटैच होगा, इस तरीके से n नंबर में ये आपस में अटैच होते हैं और n नंबर में अटैच होकर के पॉलीमराइज होते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, और ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन। कई सारे अमीनो एसिड आपस में पॉलीमराइज होंगे और क्या बनाएंगे? प्रोटीन। आपस में अटैच होंगे और बना लेंगे प्रोटीन। आपस में ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? तो ये आपका प्रोटीन बनता है। अगर इसमें हम लोग बोले, उसमें हम लोग बोलते थे कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसिडिक। यहाँ पे जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। और एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा, इस तरीके से कई सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, तो जो चेन बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। उस चेन को क्या बोलेंगे?
पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है, ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। कोई दिक्कत, बोलिए, बोलो भैया। बेसिक यूनिट, मोनोमर यूनिट, अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस बॉन्ड से जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ के लंबी लंबी चेन बनाएगा, उस चेन को क्या बोलोगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को अल्टीमेटली क्या बोल दोगे, प्रोटीन। यहां तक 4 पॉइंट क्लियर हुए। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। नोट हो गया सबका, प्रथमेश नोट कर लिया। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ये बनता कैसे है ये देखते हैं हम लोग। एग्जैक्टली पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है, CONH, बीच में बनेगा CONH। कैसे बनेगा देखो, एमिनो एसिड बोला है ना हमने, क्या बोला हमने, एमिनो एसिड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये बनता है एमिनो ग्रुप प्लस एसिड ग्रुप के कॉम्बिनेशन से। एमिनो ग्रुप और एसिड ग्रुप के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे एक एमिनो एसिड हम लोग एग्जांपल लेते हैं और आपको पेप्टाइड बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया पहला ही अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड है CH2 NH2 COOH। इसको हमने नाम अमीनो एसिड क्यों दिया है, क्यों नाम दिया है, क्योंकि इस पे आपको अमीनो ग्रुप भी दिखाई दे रहा है और कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, एसिड ग्रुप भी दिख रहा है। अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है, इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया है, अमीनो एसिड। सबसे पहला जब अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड जो है वो कितने हमें पढ़ने हैं या कितने होते हैं एग्जैक्टली, 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20। अमीनो एसिड नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कैसे ये देखते हैं। ये एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। ये एक अमीनो एसिड है जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। हो गया, जहां पे ग्लाइसिन लिखा हुआ है यहाँ यहीं पे लिख लीजिए, एक्सेप्ट दिस एमिनो एसिड ऑल एमिनो एसिड्स, यानी कि जो 19 है ना, 20 बताए टोटल, ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने अमीनो एसिड हैं सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक्सेप्ट दिस अमीनो एसिड ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी सारे अमीनो एसिड में कायरल कार्बन होगा, बाकी सारे अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। केवल ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर बीच में CH2, एक तरफ NH2 लगा दो, एक तरफ COH लगा दो। अब बनाना सिखाते हैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हमने बोला कौन सा बॉन्ड, CONH, ये बोला था ना। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा,
ये NH2 है, ये COOH है, सॉरी CH3 था, CH2 था ना, CH2, और ये है आपका NH2। ठीक, दूसरे वाले मॉलिक्यूल को भी इसके बगल में लिखेंगे। दो मॉलिक्यूल आपस में कैसे अटैच होंगे? यहां से आपका जाएगा OH, यहां से जाएगा H2O निकलेगा, और आपस में कैसे जुड़ेंगे? इधर का NH2 ऐसे ही रहेगा, इधर CH2, CO, इधर क्या बन जाएगा? NH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH। ठीक है, बात समझ में आई? ये बोर्ड पे ध्यान है, वो उधर ही ध्यान है। हाँ, CONH बॉन्ड समझ में आया? ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। CONH बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड। एक का COH ग्रुप, दूसरे का NH2 ग्रुप। अब मान लो तीसरे को जुड़ना होगा ना, तो इधर से आके जुड़ जाएगा, इधर COH है, इधर से NH2 आ जाएगा, उससे जुड़ जाएगा, फिर अगला इस तरीके से जुड़ते जाएंगे अमीनो एसिड ढेर सारे, और बीच बीच में कौन से बॉन्ड बनते जाएंगे? पेप्टाइड। आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है? चलिए, बाय बच्चों। थैंक यू।